कल्पना कीजिए, सुबह उठना, टहलना और जहां भी जाना हो समुद्र नजर आता है। नजारा गर्म वातावरण, भरपूर धूप, लहरें धीरे धीरे आपके किनारे को छूती हुई और पक्षियों के आकाश में चहचहाने के साथ है। शहर के केंद्र में जीवंत रंगों के फूल खिलते हैं, मुस्कुराहट और अभिवादन आपका इंतजार करते हैं और कम ऊंचाई वाले ग्रीष्मकालीन कॉटेज जमीन को ढकते हैं। यही भूमध्य सागर की खूबसूरती है। आइए कल्पना करें कि ऐसी जगह आपका निवास है और यह यूरोपीय संघ का एक देश है। नहीं, यह माल्टा नहीं है, यह साइप्रस है। जैसा कि पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, साइप्रस दुनिया भर में रहने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। साइप्रस के नागरिक साइप्रस में पैदा हुए हैं और यहाँ तक कि नागरिकों ने भी किसी न किसी तरह से साइप्रस की नागरिकता हासिल की है। उनके पास पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में से एक है। इस तरह उनके पास एक दोष रहित स्थान पर रहने का अवसर है और पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रैंक में उनसे नीचे हैं। तो चलिए इस वीडियो में साइप्रस गणराज्य के नाम से मशहूर द्वीप राज्य की खोज करते हैं। तो चलिए इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या द्वीप के दक्षिणी हिस्से पर राज करने वाला साइप्रस गणराज्य वास्तव में रहने लायक देश है। भूगोलवेत्ता जानते हैं कि साइप्रस नाम से मशहूर यह द्वीप पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के दक्षिण में स्थित है। द्वीप की स्थिति इस तरह से स्थित है कि यह तुर्की के तट से केवल 71 किलोमीटर दूर है। द्वीप का उत्तरी 1/3 हिस्सा तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के प्रशासन के अधीन है। फिर भी तुर्की को छोड़कर इसे पूरी दुनिया में लगभग किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है। ग्रीस 900 किलोमीटर दूर साइप्रस में यूनानियों के प्रशासन का प्रमुख समर्थक है, जो दक्षिणी भाग में द्वीप के 2/3 हिस्से पर शासन करता है। सभी देश, विशेष रूप से यूरोप में दक्षिणी भाग में स्थित साइप्रस गणराज्य को मान्यता देते हैं और व्यवहार में इसके साथ वाणिज्यिक संबंध रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके नागरिकों के पास मजबूत पासपोर्ट हैं। वहाँ अधिकांश नागरिक ग्रीक मूल के हैं और इसकी जातीयता और संस्कृति ग्रीस के साथ बहुत समान है। साइप्रस द्वीप अपने पूरे क्षेत्र में 9,250 वर्ग किलोमीटर है और 5,500 वर्ग किलोमीटर साइप्रस द्वीप का 60% साइप्रस गणराज्य के प्रशासन के अधीन है और इसका शेष भाग तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के प्रशासन के अधीन है। साइप्रस एक यूरोपीय संघ का देश और कानून में मान्यता प्राप्त देश आज लगभग 15 लाख की आबादी रखता है। इसके अलावा इस द्वीप की एक खास विशेषता यह भी है कि यह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी राजधानी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। साइप्रस द्वीप के मध्य भाग में स्थित निकोसिया ग्रीक और तुर्क दोनों की राजधानी है। साइप्रस के हाथों में आधे से ज्यादा हिस्सा होने के बावजूद इसका ऊपरी हिस्सा तुर्कों के हाथों में है। राजनीति से दूर 1.5 मिलियन साइप्रसवासी यूनानियों की तरह ही जीवन की एक शांत गति रखते हैं। साइप्रस में एक कहावत है जो उनके धीमे और सरल जीवन जीने के दृष्टिकोण को दर्शाती है और यह उनके लंबे समय तक जीने में देखा जा सकता है, जिनमें से कई 90 साल और उससे अधिक उम्र तक आसानी से जी रहे हैं। हालांकि साइप्रस घूमने के लिए एक सस्ता देश नहीं है। एक द्वीप राष्ट्र के रूप में कृषि और औद्योगिक विकास में कटौती की गई है और इसलिए यह समुद्र और हवा के माध्यम से भेजे जाने वाले सामानों पर निर्भर करता है और पर्यटन स्थल के रूप में इसका उपयोग अचल संपत्ति और वाणिज्यिक संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाता है और इस प्रकार मुख्य भूमि में कई स्थानों पर प्रतिदिन रहने का खर्च। उदाहरण के लिए साइप्रस के सबसे महत्वपूर्ण और महंगे शहरों में से एक लिमासोल दक्षिणी साइप्रस में स्थित है और समुद्र के किनारे भूमध्य सागरीय स्थान पर एक गर्म शहर की आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। इस प्रकार लिमासोल में 800 यूरो से कम में एक अपार्टमेंट प्राप्त करना संभव नहीं है। आज के समय में 800 यूरो से कम कीमत वाले किसी भी अपार्टमेंट को जुआ माना जाता है और रियल एस्टेट डीलरों के लिए यह एक मुद्दा है। शायद इससे कम कीमत वाले अपार्टमेंट शहर के केंद्र से दूर मिल सकते हैं या फिर खंडहर भी हो सकते हैं। लिमासोल में किसी भी अपार्टमेंट की कीमत 50 यूरो प्रति वर्ग मीटर होगी। इस प्रकार यदि आप 25 वर्ग मीटर का स्टूडियो अपार्टमेंट चाहते हैं तो आपका मासिक भुगतान आराम से 1000 यूरो से अधिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिहाज से यह जीवन यापन की काफी महंगी लागत है। हालांकि साइप्रस के अपने सपने को साकार करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप सबसे महंगे शहर में ही रहें। उदाहरण के लिए दक्षिण पश्चिम साइप्रस में मंड्रिया जैसे गांव शैली के विकास, जहां कोई समुद्र तट और बंदरगाह नहीं है लेकिन कम कीमत पर मिल सकते हैं। इन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति
लगभग 500 यूरो प्रति माह के लिए उच्च श्रेणी के अपार्टमेंट ले सकता है। उनमें से अधिकांश यूरो के संदर्भ में है, क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ का हिस्सा है और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। इसके अलावा हालांकि साइप्रस की आधिकारिक भाषा ग्रीक है, आप साइप्रस में अपने सभी व्यवसाय को अंग्रेजी का उपयोग करके प्रबंधित कर सकते हैं और अपने लिए एक सामाजिक जीवन विकसित कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि साइप्रस की सर्दियों में भी, जब यह सबसे ठंडा होता है, तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसलिए अगर कोई सर्दियों में भी साइप्रस आता है तो वह शायद छोटी आस्तीन वाले पतले कपड़ों में घूम सकता है। सर्दियों के महीनों में आपको साइप्रस के लोग भी मोटे सर्दियों के कपड़ों में नहीं दिखेंगे, क्योंकि यह एक द्वीप है। जो कोई भी द्वीप पर रहना चाहता है उसे किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए उचित सिफारिश की आवश्यकता होती है। अपने ग्राहकों पर सकारात्मक पहली छाप छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीक लोग मजबूत प्रतिष्ठा और भरोसे में विश्वास करते हैं। साइप्रस में रिश्ते मायने रखते हैं। लोग नौकरी की तलाश करते समय या सेवा किराए पर लेते समय परिचितों और दोस्तों से रेफरल का उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ का देश होने के बावजूद साइप्रस ज्यादातर मामलों में एक बड़े गांव जैसा लगता है और एक निगम अर्थव्यवस्था नहीं है। अधिकांश उद्योगों में कोई बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है और इस तरह विश्वसनीय पेशेवरों को ढूंढना बहुत हद तक मौखिक रेफरल पर निर्भर करेगा। आश्चर्यजनक रूप से एक द्वीप देश के रूप में साइप्रस में सड़कों पर चलने वाली कारों की संख्या भी बहुत अधिक है, जो भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में योगदान देती है। देश में यातायात के बारे में एक और बात जो आपको अलग लग सकती है, वह यह है कि यातायात बाईं ओर से आता है। इसलिए यातायात में कारों के स्टीयरिंग व्हील कार के दाईं ओर होते हैं, न कि बाईं ओर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह द्वीप 1960 तक एक ब्रिटिश उपनिवेश था और इसने द्वीप में यातायात के तरीके को प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भी यह यातायात संस्कृति कभी नहीं बदली और आज भी साइप्रस में ब्रिटिश विरासत के रूप में बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, आज ब्रिटेन में कारें एक ही तरफ चलती हैं और कार के दाईं ओर स्टीयरिंग होती है। साइप्रस में एक द्वीप के दो छोरों के बीच की यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं। एक तरह से आप कुछ ही घंटों में पूरे द्वीप का दौरा कर सकते हैं। देश में कोई रेलवे और कोई मेट्रो नहीं है। साइप्रस में परिवहन के लिए टैक्सी, बस कंपनियां और मिनी बस हैं। साइप्रस में नागरिक सुबह 6 बजे उठते हैं और सुबह 9 बजे हर कोई काम पर होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वयस्क काम पर चले जाते हैं। लगभग आधे कर्मचारी पर्यटन से जुड़े उद्योगों में काम करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और बाकी सरकारी विभागों, बैंकिंग और द्वीप में निवेश करने वाली निजी कंपनियों में काम करते हैं। कार्य दिवस पारंपरिक भूमध्य सागरीय कार्यक्रम का पालन करते हैं। दोपहर 1 बजे दोपहर का भोजन होता है। हेलेनिक समाज की तरह इस तरह के ब्रेक में लगभग 3 घंटे लगते हैं। कुछ लोग घर पर झपकी लेते हैं और अन्य उस अंतराल के दौरान स्कूल से बच्चों को लेने जाते हैं। यह प्रथा, जिसे यूरोपीय शब्दावली में सिएस्टा कहा जाता है, साइप्रस के जीवन का एक अभिन्न अंग है। लोग शाम 4 या 5 बजे काम करना शुरू करते हैं और अंधेरा होने तक, यानी शाम 7 बजे तक काम करते रहते हैं। काम के घंटे खत्म होने के बाद साइप्रस के नागरिक रात में जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिलते जुलते हैं। चूंकि उन्हें दोपहर के भोजन के लिए 3 घंटे का ब्रेक मिलता है, इसलिए उनका शरीर थका हुआ नहीं होता और वे जीवन से भरपूर होते हैं। यह मत मानिए कि हर कोई बस अपना काम समेटकर घर चला जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही साइप्रस के पर्यटन में योगदान देते हैं और इस द्वीप को जीवंत बनाते हैं। बेशक जब गर्मियों में पर्यटन खत्म हो जाता है और सर्दी आती है, तो साइप्रस की सड़कों पर काफी शांति देखी जा सकती है, क्योंकि साइप्रस की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। और जब पर्यटक अपने अपने देशों की ओर जाते हैं, तो पर्यटन क्षेत्र और कॉफी शॉप दोनों खाली हो जाते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में साइप्रस में रहने की लागत को देखते हुए कामकाजी वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों के पास बाद के जीवन में वहां प्रवास करने का कोई मौका नहीं है। वहां पूर्णकालिक रूप से रहने वाले आम तौर पर धनी यूरोपीय परिवार समूह होते हैं और कोई भी रियल एस्टेट में देख सकता है जहां नई इमारतें लगभग पूरी तरह से निजी पुल विला से बनी हैं और आम नागरिकों के लिए घर का स्वामित्व एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। धनी व्यक्ति न केवल संपत्ति खरीदते हैं, बल्कि साइप्रस के बंदरगाहों में नौकाएं भी खड़ी करते हैं। अफ्रीका और मध्य पूर्व के पास अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह द्वीप अपने तटरेखाओं की तलाश में सीरियाई शरणार्थियों को भी आकर्षित करता है। फिर भी उनके लिए भी साइप्रस कई मामलों में निराशाजनक साबित होता है।
यद्यपि द्वीप में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों का एक हिस्सा साइप्रस सरकार द्वारा लिया जाता है, लेकिन यह उन्हें केवल 200 यूरो का मासिक भत्ता देता है। इसके अलावा शरणार्थियों को द्वीप के घनी आबादी वाले हिस्सों में बसने का मौका भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने द्वीप के अधिकांश ग्रामीण कस्बों में उनके लिए छोटे छोटे आवास तैयार किए हैं जहां वे शरण ले सकते हैं। साइप्रस में भाग्यशाली शरणार्थी निर्माण यार्ड, पेट्रोल पंप और दुकानों पर न्यूनतम वेतन वाली नौकरियों में काम करते हैं। जिन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन उनका रिकॉर्ड साफ नहीं है, उन्हें जीवन भर के लिए द्वीप से बाहर निकाल दिया जाता है। साइप्रस में ज्यादातर शरणार्थी अफ्रीकी और मध्य पूर्वी हैं। 2023 के एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि साइप्रस में लगभग 40,000 शरणार्थी रह रहे हैं। पर्यटन उद्यमियों को विशेष रूप से बुटीक होटल खोलने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। द्वीप की अधिकांश गलियों में 50 साल पुरानी और उससे भी पुरानी पत्थर की इमारतें हैं। ये इमारतें, जो अक्सर निजी आंगनों वाली 2 और 3 मंजिला होती हैं, उन्हें बहाल करके पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पुरानी इमारतों को बहाल करके और उन्हें समाज को वापस करके मालिकों को कर प्रोत्साहन और पट्टे पर प्रोत्साहन मिल सकता है। परिणाम स्वरूप साइप्रस में अक्सर पुराने और पुनर्निर्मित अलग अलग घरों को देखा जा सकता है जिन्हें पेंशन या गेस्ट हाउस में विकसित किया गया है। इस प्रकार के आवास होटलों के लिए कम खर्चीले विकल्प प्रस्तुत करते हैं और बजट के प्रति सजग आगंतुक उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि साइप्रस और यूरोपीय देशों में बैंकिंग प्रणाली आपको भ्रमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय देशों में कोई भी 10,000 यूरो से अधिक की खरीदारी नकद में नहीं कर सकता है। साइप्रस में यह कोई अलग नहीं है। अगर आप कोई ऐसी वस्तु खरीदना चाहते हैं जो आपको देश में सस्ती लगे और जिसकी कीमत 10,000 यूरो से ज्यादा हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी करनी होगी। यानी आप बैंक के जरिए खरीदारी किए बिना कोई बड़ी खरीदारी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देशों में बैंक ही व्यक्तियों पर कर लगाने का आधिकारिक तरीका है। इसके लिए अधिकांश राष्ट्र बैंकिंग लेन देन को इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि उचित कर एकत्र किया जा सके। साइप्रस में करों को इतनी गंभीरता से लिया जाता है कि कब्रों पर भी कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी साइप्रस के किसी शहर में रहता है, जैसे कि बाफरा में, और उस क्षेत्र में दफन होना चाहता है, तो उसे संबंधित सरकारी विभाग को कब्र कर देना होगा। हालांकि इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइप्रस कंपनियों के लिए भी करों का स्वर्ग है। उदाहरण के लिए, एक डिजिटल खानाबदोश और एक ई-कॉमर्स विशेषज्ञ के लिए साइप्रस में 5 साल तक रहना और लाभांश जैसे कुछ आय के मामले में विशेषाधिकारों का आनंद लेना संभव है। उदाहरण के लिए, अधिकांश देशों में कॉर्पोरेट कर का एक हिस्सा एकत्र किया जाता है, लेकिन कंपनियों के शेयरधारकों से 10% अतिरिक्त भुगतान एकत्र किया जाता है जब वे अपनी शुद्ध आय में अपने शेयर वापस लेते हैं। साइप्रस में आपसे कोई लाभांश कर नहीं लिया जाता है। आप अपने नाम या अपनी कंपनी के नाम पर केवल सामान्य आयकर का भुगतान करते हैं। आपके देश में आपका आयकर आपकी वार्षिक आय के अनुपात में एकत्र किया जाता है। यह दर 20% से शुरू होकर 35% तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस जलवायु के लिहाज से बेहतरीन छुट्टी मनाने के स्थान पर रह सकता है और ठंड से नहीं कांपेगा। यूरोपीय संघ के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकता है और उचित करों के साथ व्यवसाय चला सकता है। साइप्रस में बिल्लियों की आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक उसी तरह जैसे तुर्की में बिल्लियां रहती हैं। कई सालों से वे गर्म द्वीप के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रह रही हैं और विकसित हुई हैं। सड़क पर टहलते हुए, किसी रेस्तरां में खाना खाते हुए बिल्लियों का भोजन की तलाश में दिखाई देना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। वे शहर के उत्पाद बाजारों में भी सर्वव्यापी रूप से मौजूद हैं। शनिवार को एक सार्वजनिक बाजार लगता है जहां साइप्रस के लोग गर्व से दावा करते हैं कि बिक्री के लिए फल और सब्जियां पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक रूप से उत्पादित हैं। साइप्रस में कृषि उत्पादन तुर्की भाग के मुकाबले ज्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि साइप्रस की ज्यादातर उपजाऊ जमीन ग्रीक साइप्रस के नियंत्रण में आती है। ग्रीक किसान कई तरह की उपज पैदा करते हैं, जैसे जैतून, जैतून का तेल, आलू और गाजर और कई दूसरी सब्जियां, और साइप्रस की कृषि अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देते हैं। वे अपने खेतों में बहुत ज्यादा वाइन बनाते हैं और उनके पास एक चीज है, होलोमी। यही कारण है कि इस द्वीप पर बहुत से वृद्ध लोग देखे जा सकते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ और जैतून के तेल सहित प्राकृतिक रूप से उत्पादित तेलों का सेवन करते हैं। ज्यादातर 70 वर्षीय व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। इसके विपरीत
साइप्रस के लोग मोटा मांस खाने का बहुत आनंद लेते हैं। साइप्रस के लोग खास तौर पर मोटे भेड़ के मांस का सेवन बहुत चाव से करते हैं। मध्यकाल के दौरान साइप्रस की अधिकांश आबादी इसके आंतरिक पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी, न कि इसके तटीय क्षेत्रों में। समुद्र तट कृषि योग्य और पशुपालन दोनों के लिए अनुकूल नहीं थे। तेज हवाएं और खराब कृषि भूमि के कारण और मनुष्य उनमें कम संख्या में रहते थे। इन आंतरिक क्षेत्रों में वे जानवरों को पालने, बकरियों और भेड़ों को पालने और अपने आहार में मांस का अधिक सेवन करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। एक द्वीप समुदाय होने के बावजूद साइप्रस के लोग मछली की तुलना में लगातार बहुत अधिक मांस खाते रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साइप्रस के लोगों में अल्जाइमर रोग और मधुमेह की संभावना अधिक होती है और 70 के दशक में हृदय रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है। उत्तरी साइप्रस के विपरीत एक चाय समाज जिसके बीच एक मजबूत चाय संस्कृति प्रचलित है। ग्रीक साइप्रस के बीच ऐसी कोई चाय संस्कृति प्रचलित नहीं है। उत्तरी साइप्रस और साइप्रस में तुर्क चाय पीने वाले हैं, लेकिन दक्षिणी साइप्रस में चाय की तुलना में कॉफी को प्राथमिकता दी जाती है। साइप्रस के रेस्तरां और कैफे में आपके सामने चाय रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इस देश में आपको लगभग हर तरह की कॉफी मिल सकती है और ज्यादातर समय आप पाएंगे कि हर कोई कॉफी पीता है। साइप्रस के लोग सिर्फ बीमार होने पर ही चाय पीते हैं। साइप्रस के लोग हर वो चीज आयात करते हैं जो उनके नजदीकी देशों जैसे कि इजराइल और इटली में नहीं होती। दक्षिणी साइप्रस का उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य के साथ कोई व्यापार नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि यह तुर्की के कब्जे में है। यहाँ के निवासियों के लंबे समय तक जीने का एक और कारण यह है कि द्वीपवासी बहुत बातूनी होते हैं। साइप्रस के लोग स्वार्थी और एकांत प्रिय नहीं हैं। यह एक दूसरे के लिए उनकी दयालु और गर्मजोशी भरी मुस्कान है जो उन्हें लंबी उम्र जीने में सक्षम बनाती है। ऐतिहासिक रूप से साइप्रस लंबे समय से एशिया और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। माल्टा की तरह यह नाविकों और व्यापारियों के लिए जहाजों के बीच माल उतारने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन साइप्रस के बड़े आयामों ने इसे और अधिक महत्वपूर्ण पड़ाव बना दिया और इसलिए जो कोई भी अधिक स्थायी बस्तियों की इच्छा रखता है उसके लिए यह एक वांछनीय स्थान है। सदियों से इस द्वीप ने रोमन, ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटिश सहित साम्राज्यों के उत्तराधिकार की पूर्वी भूमध्य सागरीय आकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अशांत अतीत के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इसके परिदृश्य में वेनिस के दिनों के स्तंभ और पुल बिखरे हुए हैं। 1878 में यह द्वीप वास्तव में अंग्रेजों को दे दिया गया था या 90,200 ब्रिटिश पाउंड के लिए पट्टे पर दिया गया था, इस शर्त के साथ कि इसका आधिपत्य अभी भी ऑटोमन्स के पास रहेगा, क्योंकि उस समय तुर्क रूसियों से युद्ध हार चुके थे और संसाधनों के नए स्रोतों की तलाश में थे। और फिर जब ऑटोमन्स ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया तो अंग्रेजों ने द्वीप पर पूरा कब्जा कर लिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। अगले वर्षों में यूनानियों और तुर्कों ने द्वीप से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया और साइप्रस का असली मालिक बन गया। आज अगर हम साइप्रस के लोगों के चेहरे और शरीर की वंशावली पर बहुत ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य न तो गौरी चमड़ी वाले हैं और न ही काले। मनुष्य आमतौर पर सांवले भूरे रंग के होते हैं। हालांकि साइप्रस के लोग यूरोपीय मूल के हैं, लेकिन उन्होंने कई वर्षों तक अपने गर्म वातावरण के साथ तालमेल बिठाया है। लगातार उच्च तापमान के कारण उनकी त्वचा में गोरी से लेकर कांस्य रंग की वंशानुगत परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप कई साइप्रस के लोगों के चेहरे और हाथ प्राकृतिक रूप से सांवले होते हैं। दृष्टिकोण के अनुसार साइप्रस के लोग मोटे तौर पर दो समूहों में आते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के साइप्रस के लोग पारंपरिक होते हैं और लंबे समय से स्थापित रीति रिवाजों और मूल्यों का पालन करते हैं। विपरीत युवा साइप्रस के लोगों का दृष्टिकोण स्वतंत्र होता है। युवा साइप्रस के लोगों में तुर्कों और साइप्रस के अतीत के प्रति किसी भी देश के प्रति कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। उदाहरण के लिए साइप्रस के बुजुर्ग ऐसे राष्ट्रीय मूल के आगंतुकों को संबोधित करेंगे जो साइप्रस के नहीं हैं और बाद में साइप्रस में जेनो जैसे नाम से आते हैं जो एक विदेशी के लिए एक नाम है और उन्हें बाहर कर देंगे। बुजुर्गों का दिमाग स्थिर होता है और उनके जीवन के नियम तय होते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें आराम पसंद होता है। उदाहरण के लिए जब आपने किसी वृद्ध साइप्रसवासी के साथ कोई संपत्ति किराए पर ली है
और शनिवार और रविवार जैसे छुट्टियों के दौरान उससे संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो आपकी कॉल का उत्तर नहीं मिलेगा। आपको सोमवार आने पर उससे संपर्क करना होगा, क्योंकि वे व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग टूल का उपयोग नहीं करते हैं और उनमें से अधिकांश स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, साइप्रस एक रूढ़िवादी ईसाई देश है और ग्रीस के समान ही आस्था रखता है। देश में अपनी समृद्ध विरासत और उपयोग दोनों के लिए कई चर्च होंगे। साइप्रस में किसी चर्च में जाने के लिए व्यक्ति को चर्च की सेवा के दौरान वहां उपस्थित होना चाहिए जब वहां सेवा चल रही हो। अन्यथा जब वहां सेवा नहीं चल रही हो तो व्यक्ति चर्च में प्रवेश नहीं कर सकता। साइप्रस में सार्वजनिक और बुनियादी ढांचे का विकास बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा विकास के मामले में काफी कम विकसित है। उदाहरण के लिए, साइप्रस का गर्म मौसम इसे आग के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है और एक बड़ी आग पूरी बस्तियों को जला सकती है। इस संवेदनशीलता के अलावा साइप्रस गणराज्य के पास ऐसी कोई त्वरित आग दमन प्रणाली नहीं है जो बड़ी आग से निपट सके। नतीजतन इसके नागरिकों में सामान्य रूप से आग लगने और विशेष रूप से आग के संभावित विनाशकारी परिणामों का एक अंतर्निहित भय है। इसके विपरीत साइप्रस के द्वीपों में लगातार धूल भरी आंधी आती रहती है। इसके अलावा ऐसी धूल भरी आंधी कृषि उपज और आवासीय संरचनाओं को जला देती है। साइप्रस भूकंप क्षेत्र में भी स्थित है। यदि आपका मूल देश ऐसा है जहां आपके जीवन में कभी भूकंप नहीं आया है, तो साइप्रस ग्रीस के द्वीपों और साइप्रस जैसे भूमध्य सागर के आसपास के देशों में भूकंप से शायद ही कोई व्यक्ति डर जाए। भूमध्य सागर की खाड़ी में भूकंप का स्तर 7 से अधिक होता है और यह पुरानी बस्तियों में इमारतों के ढहने का सीधा कारण है। यही कारण है कि साइप्रस में गगनचुंबी इमारतें और ऊंचे अपार्टमेंट जैसी ऊंची इमारतें लगभग बिल्कुल नहीं बनती हैं। साइप्रस की इमारतों में कम ऊंचाई वाली इमारतें शामिल हैं और ज्यादातर इमारतों की ऊंचाई 2 मंजिलों से ज्यादा नहीं है। संयोग से साइप्रस ने एक बहुत ही असामान्य उपनाम प्राप्त किया, तलाक का द्वीप। यह सही है मेरे दोस्तों। जाहिर है साइप्रस में जीवन कभी कभी विवाहित जोड़ों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कई जोड़े साइप्रस की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर यहाँ आते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि विवाह उनके लिए कारगर नहीं है। फरवरी 2019 में एक सर्वेक्षण के अनुसार साइप्रस यूरोपीय संघ के सबसे बड़े देश में तलाक का सबसे बड़ा अनुपात रखता है। इसके बाद साइप्रस, फिर लिथुआनिया और हंगरी का स्थान आता है, जिनका यूरोप में तलाक का उच्च अनुपात है। उदाहरण के लिए, साइप्रस में विवाहित जोड़ों में से 9 का रिश्ता टूट जाता है। वास्तव में उनमें से ज्यादातर बेवफाई के कारण टूट जाते हैं। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी कुछ समय के लिए साइप्रस आने वाले मेहमानों के साथ धोखा करते हैं। आज साइप्रस के बारे में बस इतना ही मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरी भविष्य की यात्राओं और पर्यटन में मेरे साथ शामिल हों। अलविदा।